तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कक्षा 10 के लिए साइंस चल रहा था। अनसॉल्व पेपर 2021 का 2021 में जो पेपर हुए थे बोर्ड एग्ज़ाम में, उनका सॉल्यूशन लेकर आए हैं हम यहाँ पे। और ये सेट नंबर 1 चल रहा है। सेट का नंबर है 824 HX। और इसके खंड खा को हल करवाने वाले हैं, जो कि अपना रसायन विज्ञान हो जाता है। ठीक है जी, जो केमिस्ट्री हो जाता है उसे हम यहाँ पे हल करवाने वाले हैं। खंड का हो चुका है और आप ये जो देख रहे हैं ये हमने ब्लॉग बनाया है, उस पर सब कुछ हल करके रखा है। और ये चीज़ आप पढ़ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। और आप पिछले जो वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में पा सकते हैं। तो ये शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ में। क्या है ये? लिखा गया है कि आवर्त सारणी में आवर्त में बाईं तरफ, ठीक है, बाईं तरफ से दाईं तरफ, ये लेफ़्ट से और राइट की ओर चलने पर परमाणु क्रमांक में क्या होते हैं? तो परमाणु क्रमांक में वृद्धि होती है, बढ़ता जाता है। इधर परमाणु क्रमांक 1 हाइड्रोजन का होता है, हीलियम का इधर 2 होता है। फिर नीचे आते हैं 3, फिर 4, 5, ऐसे बढ़ता जाता है, तो ये बढ़ता जाता है। यही चीज़ ये कहना चाहते हैं। अगला जो प्रश्न है उसमें हमसे कहा गया है कि इनमें से कौन सा यौगिक अम्लीय प्रकृति का है, कौन सा अम्ल है। सो आपको ये याद रखना चाहिए। CH3COOH जो दिखाई दे रहा है ये एक अम्ल है, तो ये अम्लीय प्रकृति का है। मीथेन हो जाता है वो अम्लीय नहीं होता है। यहाँ पे C2H3 जो दिखाई दे रहा है ये भी अम्लीय नहीं है, ये एथेन होता है। और CH3CHO ये भी अम्लीय नहीं है। आपका ये जो तीसरा वाला विकल्प है यही अकेले अम्ल है, इसमें हाइड्रोजन आयन दिखाई दे रहा है। ये देखिए, ये जब टूटता है तो CH3 COO ऐसे हो जाता है और H ऐसे हो जाता है। ठीक है जी, तो ये अलग अलग माइनस और ये प्लस ऐसा कुछ करके हो जाता है। तो ये रहती है स्थितियाँ। और तो बस यही अम्लीय है। अगला बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। तो CaOCl2 जो दिखाई दे रहा है ये विरंजक चूर्ण होता है। और NaOH ये सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार हो जाता है। और फिर आगे चलते हैं, विरंजक चूर्ण तो मिल ही गया है। अगला है, इसमें कहा गया है कि आपको निम्नांकित संकेतों को मतलब निम्नांकित को संरचना सूत्र लिखना है। इन सभी का संरचना सूत्र लिखना है। तो ब्यूटेनॉन का 2 मेथिल प्रोपेनॉल का। सो यहाँ पे हमने संरचना सूत्र दिखाया है ब्यूटेनॉन का जो संरचना सूत्र है। तो ब्यूट कहा गया है, इसमें पहले बात तो देखेंगे। ब्यूट कहा गया है तो एथ मेथ एथ प्रोप ब्यूट 4 ठो कार्बन होने चाहिए। पहले 4 कार्बन लगा दिया। चारों कार्बन लगाने के बाद हाइड्रोजन लगाना शुरू कर दिए। ब्यूटेन बन रहा है, सिंगल बॉन्डिंग से जुड़ा है तो सब सिंगल बॉन्ड से कार्बन को जोड़ दिया, सभी के साथ हाइड्रोजन लगा दिया। और यहाँ पे नॉन जुड़ रहा है, ओन, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड जुड़ना चाहिए। ठीक है, C के साथ में डबल बॉन्ड O करके जुड़ना चाहिए। तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा के O जोड़ दिया। कहीं पे भी जोड़ सकते हैं, यहाँ पे भी जोड़ सकते थे, पर यहाँ पे हाइड्रोजन लगाना पड़ता। मतलब एक जगह पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन के साथ जुड़ा रहेगा कार्बन के साथ में। तो ये ब्यूटेनॉन हो चुका है। तो अगला जो तत्व आ जाता है 2 मेथिल प्रोपेनॉल 1 दिया गया है। तो प्रोपेनॉल जो दिया गया है तो इसमें OH जोड़ना है। पहले बात तो प्रोपेनॉल कह रहा है तो प्रोप होना चाहिए, मतलब 3 ठो कार्बन, 3 कार्बन लगा दिए। प्रोपेन हो रहा है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ेंगे। और दूसरे पे मेथिल जुड़ा हुआ है, तो ये पहला वाला हो गया, यहाँ पे दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। दूसरे नंबर पे हमने एक मेथिल लगा दिया है और पहले नंबर पे OH लगा दिया है। तो यहाँ पे 2 मेथिल 1 प्रोपेनॉल 1 हो चुका है। आप इसी सेम चीज़ को इस रूप में भी लिख सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे हमसे कहा गया है कि आधुनिक आवर्त नियम क्या है। आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त हैं। आधुनिक आवर्त जो नियम है उसके अनुसार क्या है, तत्वों के रासायनिक और भौतिक गुण उसके परमाणु संख्याओं की यानी परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं। यही आधुनिक आवर्त सारणी का नियम है। और आवर्त सारणी में क्षैतिज स्थिति में कुल 7 आवर्त हैं। ठीक है, कुल कितने आवर्त हैं, 7 आवर्त हैं, यही इनकी संख्या है। अगला प्रश्न है, इसमें कह रहे हैं निम्नलिखित में से प्रत्येक यौगिक को 2-2 उपयोग लिखना है।
बेकिंग सोडा का और सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो यहाँ पे 2 उपयोग लिखना है, तो ढेर सारे उपयोग यहाँ पे जो भी मिला हमने सब लिख लिया है। आपको 2 ही उपयोग लिखना है। यहाँ पे कह रहे हैं यह कोल्ड ड्रिंक या सोडा वाटर बनाने में प्रयोग होता है बेकिंग सोडा। यह बेकिंग पाउडर के में प्रयोग होता है, मतलब बेकिंग में प्रयोग, खाने बनाने में प्रयोग होता है। यह कच्चे दूध में मिलाने पर दूध देर से फटता है। आग बुझाने के यंत्रों में प्रयोग किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है और औषधि के रूप में पेट की अम्लता को दूर करने के लिए भी किया जाता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग अगर देख लेते हैं तो इसका जो उपयोग होता है वो साबुन उद्योग में होता है। रेयान यानी एक धागा होता है, उसको बनाने में किया जाता है। प्रयोगशाला में अभिकारक के रूप में प्रयोग किया जाता है तथा इसे कागज़ और कपड़ा उद्योग में भी उपयोग किया जाता है। तो आपको जो भी याद रह जाए वो आपको लिख देना होता है। अगला है कि एक तत्व ए का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2881 है और आवर्त सारणी में तत्व ए का आवर्त संख्या तथा वर्ग लिखना है। तो यही देख कर के हम सब कुछ निर्धारित करते हैं। सबसे आखिरी तत्व जो है वो 1 है, मतलब कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो चूँकि बाहरी तत्व के बाहरी चक्र में केवल 1 इलेक्ट्रॉन है, अतः यह पहले वर्ग अर्थात A1 वर्ग का तत्व है और इसमें टोटल 4 भागों में बटा हुआ है। इस आधार पर आप इसे कह सकते हैं 4 कोश हैं, यानी कि चौथे आवर्त में यह तत्व स्थित है। तो बस यही इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। 7 खा का जो प्रश्न है इसमें कहा गया है कि निम्न समीकरण अभिक्रिया को संतुलित कीजिए। हमें इन्हें संतुलित करना होगा, तो थोड़ा जूम करके देखते हैं कि क्या है इसमें। तो ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा जूम करना, खैर जितना भी है इतने में ही देख लेते हैं। पहला वाला था CuS Cu2S और O2 है, चेंज इनटू Cu2O और S2SO2 है। सो यहाँ पे हम अगर ध्यान से समझे बात की तो जो कॉपर है 2 ठी इधर भी है, 2 ठी इधर भी है। सल्फ़र इधर 2 है, उधर 1 है, उधर भी 1 है। बस ऑक्सीजन की मात्रा को नियंत्रित करना है। यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन की मात्रा 2 है और 1 है, 2 1 3 दाहिनी ओर हो जाती है और 2 है आपका बाईं ओर। तो इसको संतुलित करने के लिए हम 2 और 3 के लघुत्तम मतलब 6 बना देते हैं तो काम हो जाएगा। सो इसके साथ में अगर हम 6 बनाना चाहें तो 6 तो ऐसे डायरेक्ट बनेंगे नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे 2 लगाया हमने, फिर यहाँ पे भी 2 लगाना पड़ा ताकि 2 यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 दुनिया 4 ऑक्सीजन, 4 2 6 ऑक्सीजन यहाँ पे बन सके। इस वजह से आगे जगह पे 2 लगाया है। फिर यहाँ पे इस ऑक्सीजन के जगह पे 3 लगा दिया ताकि 3 दुनिया 6 ऑक्सीजन इधर हो जाए। ऑक्सीजन का लेवल हो गया बराबर, दोनों तरफ हो गया 6 6 बराबर। लेकिन इन 2 को लगाने की वजह से कॉपर और सल्फ़र की जो मात्रा है वो भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे 2 सल्फ़र हो जाते हैं। तो यहाँ पे सल्फ़र को संतुलित करने के लिए आगे 2 लगा दिया और यहाँ पे 2 दुनिया 4 कॉपर हुआ था। तो इसी एक ठो 2 लगाने की वजह से आपका कॉपर भी संतुलित हो गया और सल्फ़र भी संतुलित हो गया, यानी बराबर हो गया। तो बस इतना सा लगा करके काम हो गया। थोड़ा सा आसान पड़ जाता है इनको करना है। आगे वाला देखेंगे तो CO2 दिखाई दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O, चेंज इनटू यहाँ पे ग्लूकोज बन रहा है प्लस ऑक्सीजन बन रहा है। ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है। और अब यहाँ पे काउंटिंग करते हैं तो हम ये पाते हैं कि यहाँ पे 6 कार्बन है, यहाँ पे केवल 1 कार्बन है। तो अगर हम यहाँ पे 6 लगा देंगे तो कार्बन की संख्या तो बराबर कर ही लेंगे। अब हाइड्रोजन की बात है तो हाइड्रोजन तो बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे 6 लगाने की वजह से ऑक्सीजन हो गए 12 और यहाँ पे 1 ठू है 13 और यहाँ पे ऑक्सीजन 6 ठी है और यहाँ पे 2 ठू है, 6 2 8 ठी है। अब इसको बैलेंस कैसे करना है तो यहाँ पे देखिए 6 तो लगा दिया है। अब कैसे बैलेंस हो, तो ऑक्सीजन बहुत मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में इधर उधर दिखाई दे रहा है। तो उससे पहले हम हाइड्रोजन को जो कम मात्रा में दिखाई दे रहे हैं, वो जो आसानी से संतुलित हो जाएंगे उनको संतुलित कर लेते हैं। इधर हाइड्रोजन है 12, इधर हाइड्रोजन है केवल 2। तो अगर यहाँ पे 6 लगा देंगे 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो ये संतुलित हो गया। हमने अभी कार्बन को और हाइड्रोजन को संतुलित कर लिया है, अभी ऑक्सीजन की बारी है। तो यहाँ पे 6 लगाने की वजह से
तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन की संख्या, ऑक्सीजन की संख्या हो जाएगी 6 और यहाँ पे 6 दूनी 12, 12 6 18 टोटल हो रहा है। यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 12 हो गया, 12 6 18 टोटल बाएं साइड में हो रहा है। तो इधर की ओर देखेंगे 6 ऑक्सीजन हमारे पास पहले से ऑलरेडी मौजूद है और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है। तो हम कितना लगा दें, इसमें आगे लगाने का कोई मतलब नहीं है, केवल ऑक्सीजन बढ़ाना है तो इसमें 6 में ही सबको समझ लेंगे। हमको 18 टोटल करना है तो यहाँ पे 6 हो गया, तो अगर यहाँ पे 6 दूनी 12 कर देंगे तो 12 6 18 हो जाएगा। इस वजह से यहाँ पे आगे पे हमने 6 लगा दिया। तो इस प्रकार से सभी जो है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन संतुलित हो गए हैं। अब अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि क्या होता है जब, वाले सवाल है, सोडियम कार्बोनेट एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। तो हमको केवल समीकरण लिखना होता है। सोडियम कार्बोनेट का क्या होता है, Na2CO3 और सोडियम एसिटिक अम्ल जो होता है CH3COOH होता है। ये दोनों जब मिलते हैं तो सोडियम एसीटेट यानी CH3COONA और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और HO2 यानी कि पानी देते हैं। इनको संतुलित करने के लिए सबसे पहले तो आपको यह ध्यान देना होगा कि सभी जो संख्या है वो बराबर हो जाए। तो उसको संतुलित करने के लिए यहाँ पे आगे 2 और 2 जगह पे 2 का प्रयोग कर लिया गया, तो ये संतुलित हो जाता है। बाकी इनको आपको रट लेना चाहिए या फिर अगर आपको इनको ब्रेक करना आता है तो भी आप इसको बना सकते हैं। आगे वाले पे चलते हैं। यहाँ पे है अगला वाला कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एसिटिक अम्ल के साथ क्रिया करता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है NaOH हो गया, एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH हो गया। ये जब अपक्रिया करते हैं तो यहाँ पे उदासीनीकरण की अपक्रिया होगी क्योंकि एसिटिक अम्ल एसिड है और NaOH एक क्षार है। उदासीनीकरण की अपक्रिया हो रही है और यहाँ पे सोडियम एसीटेट यानी कि CH3COOH Na और प्लस H2O बन जाएगा, यानी कि एक लवण और जल बन जाएगा। उदासीनीकरण की अपक्रिया हो गई। अगला जो है वो है सोडियम का एथिल अल्कोहल के साथ अपक्रिया करते हैं तो क्या होगा। सोडियम यानी Na और एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH, ये एथिल अल्कोहल हो गया। इसकी अपक्रिया से सोडियम एथोक्साइड बन जाता है C2H5ONA और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। संतुलित करने के लिए यहाँ पे 2, यहाँ पे आगे 2 और यहाँ पे आगे 2 प्रयोग किया गया है। अगला जो प्रश्न है एसिटिक अम्ल के साथ एथिल अल्कोहल की अपक्रिया करने में क्या होता है। एसिटिक अम्ल यानी CH3COOH, उसके साथ एथिल अल्कोहल यानी C2H5OH जब अपक्रिया करते हैं तो एस्टर बनाते हैं। तो एस्टर क्या होता है, CH3COOH C2H5 बनाते हैं और साथ में जल बनता है। इसमें एस्टर का निर्माण हो रहा है, इस वजह से इसे एस्टरीकरण भी कहा जाता है। इस घटना को एस्टरीकरण भी कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है एथिल अल्कोहल शांत सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में 443 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है। देखिए, इसको अलग अलग तापमान पर जब गर्म किया जाता है तो अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। यहाँ पे 443 डिग्री सेल्सियस यानी कि 170 डिग्री सेल्सियस के करीब में इसे गर्म करने पर एथिल अल्कोहल यानी कि आपका जो है C2H5OH और सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 गर्म करेंगे तो आपका एथीन बनता है, C2H4 बनता है, साथ ही साथ जो है जल भी बनता है। यहाँ पे प्लस H2O भी लिखा जा सकता है, हालांकि यहाँ पे नीचे लिख दिया गया माइनस में H2O लिखा है, यानी कि जल इसमें बन रहा है, निकल रहा है। तो उसको उस तरीके से भी लिखा जाता है और इसी के साथ ये पूरा सेट जो है समाप्त होता है। और नीचे हमने खंड का और खा के दोनों के ही इसमें ये लिंक दिए गए हैं, आप यहाँ से क्लिक करके इन्हें भी पढ़ सकते हैं। जल्द ही आपका ये बायोलॉजी वाला हिस्सा भी मिल जाएगा।